डियर्स, वेलकम बैक टू योद्धा सीरीज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। और कैसा है आपका जोश मीटर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं योद्धा सीरीज, जहां क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए हर एक चैप्टर, चाहे वो साइंस का हो या मैथ्स का हो, उनके हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो इसे एज अ मॉक टेस्ट ले लीजिए। और अगर आप रिवीजन के तौर पे इसको देखना चाहते हैं तो रिवीजन के तौर पे देखिए। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन देखने के बाद पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए एंड देन फिर आगे चेकआउट कीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। एंड अगर आप गलत हो रहे हैं तो यहाँ पर उसका आंसर ही नहीं बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कराए जाएंगे। तो अगर वीडियो कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं योद्धा सीरीज। आज हम कर रहे होंगे साइंस चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। A metal and a non-metal that exist in a liquid state at room temperature are respectively। देखिए, एक चीज है मेटल के लिए कहा जाता है कि मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बट एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, दैट इज मर्क्यूरी। बात करें नॉन मेटल की तो नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, जैसे कार्बन हो गया। गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। एंड लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, जैसे कि ब्रोमीन हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, दैट इज मर्क्यूरी, एंड नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, दैट इज ब्रोमीन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। असर्शन एंड रीजन आपको पता है क्या है, दो स्टेटमेंट है, देन उन स्टेटमेंट के बेसिस में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। असर्शन का स्टेटमेंट देखते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद निट्रिक एसिड। रीजन इज nitric acid is a strong oxidizing agent. Option A, both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. यहाँ पर एक चीज आप समझिए कि जब भी मेटल, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जब भी मेटल जो होगा, अगर मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या ये चीज क्लियर है? बट अगर आपका मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पर आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता हुआ नहीं दिखेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है भैया? ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो इस इवॉल्व्ड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, H2O में, और वो खुद NO2 या NO में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, सॉल्ट, H2O और नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिल सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या आपको मिल सकता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहाँ पे असर्शन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, तो ये तो ट्रू है। रीजन का स्टेटमेंट कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड ये एकदम करेक्ट रीजन है, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? Option A, that is both A and R are correct statement and R is correct explanation of A. So आपका हो गया ऑप्शन A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE 23। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A metal X is used in thermite process. When X is burnt in air, it gives an amphoteric oxide. Why? X and Y are respectively. Option A, Fe and Fe2O3. Option B, Al and Al2O3. Option C, Fe and Fe3O4. And option D, that is Al and Al3O4. थर्मिट प्रोसेस काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब बोला गया है कि कोई एक मेटल X है जो कि यूज हो रहा है, और X को जब आप एयर में यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो आपको एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिलता है। तो यार एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है ना वो एम्फोटेरिक होता है, और एल्यूमिनियम ही है जो थर्माइट प्रोसेस में रिएक्ट होता है। वहां पर होता क्या है कि आप
एल्यूमिनियम को हीट करते हो, है ना, Fe2O3, आपको मिलता क्या है, Fe प्लस Al2O3, एंड ये रहा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक का मतलब है बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ये शो करता है। क्या ये चीज़ क्लियर हो चुकी है? क्या आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर मेटल जो X है वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, और Y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Al2O3, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज Al एंड Al2O3। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CBSE 2023 में पूछा गया था, 4 टेस्ट ट्यूब A, B, C, D are taken. In test tube A, iron nail is dipped in copper sulfate. Okay, यहाँ पे 4 आप टेस्ट ट्यूब बना लीजिए, है ना, 4 टेस्ट ट्यूब बना लीजिए। दिस इज टेस्ट ट्यूब A, दिस इज टेस्ट ट्यूब B, दिस इज टेस्ट ट्यूब C, ओके, एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब D, ओके। टेस्ट ट्यूब ए में आप क्या डाल रहे हो, आयरन नेल को डिप कर रहे हो कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट रहेगा, आपने डिप क्या किया है, आयरन, ओके। बात को आगे बढ़ाते हैं। टेस्ट ट्यूब बी में कॉपर वायर है जो कि डिप है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, ओके। यहाँ पे है फेरस सल्फेट और कौन सा मेटल डाल रहे हैं, कॉपर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप कॉपर लिख सकते हैं। क्या लिख लेंगे आप, कॉपर लिख लेंगे। टेस्ट ट्यूब सी की अगर बात करें तो जिंक सल्फेट को आपने किस में डाला है, फेरस सल्फेट में डाला है, तो ओके, अगेन यहाँ पर फेरस सल्फेट आएगा, मेटल कौन सा हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब डी में आपने आयरन नेल को जिंक सल्फेट में डाला है, ओके, आयरन नेल है उसको आपने जिंक सल्फेट में डाला है। चलिए अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन देख लीजिए क्या है, द रिएक्टिविटी ऑर्डर हैज फाउंड टू बी, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या मिला आपको, जिंक, आयरन और सबसे कम कॉपर। नाउ in which test tube was the color change observed? Option A, A and C, option B, A and B, option C, B and C, और it is option D, B and D। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है, रिएक्टिविटी आपको ऑलरेडी दे दी गई है ना, आपके लिए इस क्वेश्चन को इजी कर दिया गया है। अब यहाँ पर हार्ड करने के लिए क्या कर सकता है एग्जामिनर, वो इस रिएक्टिविटी सीरीज को देगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है ना। और अगर आपको इसको शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि कैसे याद रखना है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक की एक छोटी सी वीडियो बना के बता दूंगा। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। रिएक्टिविटी दे रखा है तो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आयरन, फिर कॉपर। हमें पता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है जब हम एक रिएक्टिव मेटल को एक लेस रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव नहीं कहेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, तो रिएक्टिव मेटल उस सॉल्ट सॉल्यूशन में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अब अगर मैंने आयरन को डाला है कॉपर सल्फेट में, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, FeSO4, तो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन। तो कलर कहाँ चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, है ना, इसमें चेंज होगा। क्यों, क्योंकि FeCuSO4 को डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, FeSO4 और कॉपर बनाएगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। टेस्ट ट्यूब बी में आप देखोगे कि कॉपर को आप डाल रहे हो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, बट कॉपर जो है Fe से लेस रिएक्टिव है, तो यहां पर तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, तो यहां पर कोई कलर चेंज होगा ही नहीं। उसके बाद अगर आप बात करते हो, आपने क्या डाला, जिंक को किस में डाला, फेरस सल्फेट में। इस केस में जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो FeSO4 में से Fe को डिस्प्लेस कर देगा। अब अगर Fe को डिस्प्लेस कर देगा तो जिंक सल्फेट बनेगा, कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन से कलरलेस, तो टेस्ट ट्यूब सी में भी कलर चेंज होगा। अब अगर आप Fe को, आयरन नेल को जिंक सल्फेट में डालते हैं तो कलर चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, आप रीजन यहां देख सकते हैं कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। क्या ये चीज क्लियर है? तो कलर किसमें चेंज हो रहा है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब सी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन असर्शन एंड रीजन है, CBSE 24 में पूछा गया था। क्वेश्चन पे आप ध्यान लगाइए, असर्शन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, solution of ionic compounds are a good conductor of electricity, okay। reason, movement of atoms of element take place in the solution। एक एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपके पास एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, एक्वस NaCl का। अब ये एक्वस NaCl जो रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये एक्वस NaCl डिसोशिएट होगा आयंस में Na+ और Cl-,
और ये आयंस एज अ चार्ज कैरियर एक्ट कर रहे होंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखता हूं कि असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है कि यार सॉल्यूशन जो है आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बट जो रीजन का स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर एटम के मूवमेंट के कारण कहा गया है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट हो रही है वो आयंस के मूवमेंट के कारण हो रही है ना। और एटम्स और आयन के बीच में डिफरेंस होता है। एटम से आयन कब बनता है, जब एटम को इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर लेता है तब उसके ऊपर चार्ज आता है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंड करता है, लूज कर रहा है गेन कर रहा है ना। क्या ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो असर्शन का स्टेटमेंट है वो सही है, रीजन का स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ऑप्शन सी को आप आंख बंद करके सही कर सकते हैं कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए चलिए, क्लियर है तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। An alloy has low melting point and is therefore used for electrical fuse. Name the alloy and write its constituent. तो कौन सा ऐसा alloy होता है भैया जो फ्यूज बनाने के लिए यूज होता है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कि भैया फ्यूज होता क्या है। फ्यूज बेसिकली इसलिए होता है कि जब हैवी करंट पास हो रहा होता है तो वो मेल्ट डाउन हो जाएगा एंड सर्किट वहां पे ब्रेक हो जाएगा ताकि सर्किट डैमेज ना हो जाए। अब ये फ्यूज बना किसका होता है? फ्यूज वायर है ना। ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस एलॉय से बना होगा और वो एलॉय का नाम क्या है? उस एलॉय का नाम है शोल्डर। अब इसके कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? दो एलिमेंट से बना होता है ये, लेड एंड टिन। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है कि फ्यूज बनाने में क्या यूज होता है? एलॉय यूज होता है। एलॉय के कौन सा एलॉय यूज होता है? शोल्डर यूज होता है। किसका बना होता है? लेड एंड टिन का। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। वाई ऑक्साइड ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। अभी हमें ये चीज पता है कि भैया जब भी हमें ऑक्साइड है, ऑक्साइड से रिडक्शन करके मेटल चाहिए होता है तो ऑक्साइड का तो रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कार्बन है। अब आप हाईली रिएक्टिव मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनके लिए कार्बन यूज नहीं करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो भैया इसके पीछे का रीजन ये है कि हाईली रिएक्टिव मेटल है। फॉर एग्जांपल कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल का आप ऑक्साइड अपने मन में सोच लो। अब उस हाईली रिएक्टिव मेटल की एफिनिटी जो है, एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी यानी कि पकड़, है ना। एफिनिटी यानी कि प्यार। तो वो जो प्यार है ऑक्सीजन की तरफ वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्बन की। कार्बन का जो प्यार होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो भैया वो रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? उसको कस के पकड़ के रखेगा और कार्बन उन दोनों प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उन लोगों के बीच में एफिनिटी एक दूसरे की तरफ ज्यादा है, इसीलिए कार्बन कैपेबल नहीं होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड को रिड्यूस करने में। क्या ये चीज सिंपल भाषा में समझ आ चुकी है? अगर समझ आ चुकी है तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा। इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई ऑक्साइड्स ऑफ रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, बिकॉज द affinity of that reactive element towards the oxygen is more as compared to affinity of carbon towards the oxygen. I guess it is clear. चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Name any one metal which reacts neither with cold water not with hot water. एक ऐसा एलिमेंट जो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट रिएक्ट विद हीटेड स्टीम, दिस इज नॉट टीम इट इज स्टीम, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। राइट द केमिकल इक्वेशन। देखिए एक चीज समझिए, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। और वो वहां पर क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। और जो नॉन रिएक्टिव मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव सही टर्म नहीं रहेगा, जो उससे कम रिएक्टिव होते हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। अंतर सिर्फ ये रहेगा, बाकी केसेस में आपको क्या मिल रहा होगा? बाकी केसेस में आपको मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल रहा होगा। और इस केस में आपको क्या मिलेगा? इस केस में जब स्टीम के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो आपको मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पर हम कोई भी एक ऐसा मेटल ले सकते हैं जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो आप एल्यूमिनियम ले सकते हो, आप जिंक ले सकते हो, आप आयरन ले सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लेता हूँ। एल्यूमिनियम का जब H2O के साथ रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम का जब H2O के साथ रिएक्शन होगा तो आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? Al2O3, क्योंकि हमने बोला था इस केस में क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ क्या रिलीज हो रहा होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा होगा। अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करोगे? हम यहाँ देख रहे हैं कि भैया क्या है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या फट से यहाँ करूँगा, 3 कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर 3 किया, मैं देख रहा हूँ हाइड्रोजन इधर 6 हो गए, तो मैं इधर भी कर दूंगा तो 6 हो गए। एल्यूमिनियम इधर प्रोडक्ट साइड 2 है, तो रिएक्टेंट साइड भी 2 कर दिया। अब आप देखेंगे ये जो रिएक्शन है दैट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि मेटल का अगर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है, बट स्टीम के साथ होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड की जगह मेटल ऑक्साइड मिलता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, वाई डज स्टेनलेस स्टील नॉट गेट रस्टेड ईजिली? ओके, जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें रस्ट क्यों नहीं लगता? देखिए यहाँ पर पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि जो स्टेनलेस स्टील होता है दैट इज एन अलॉय। स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील जो होता है ये क्या है, ये एक अलॉय है ना। आयरन में जब आप निकल डाल देते हैं, जब आप क्रोमियम डाल देते हैं, है ना, आयरन में जब आप निकल डालते हैं, क्रोमियम डाल देते हैं, तो होता क्या है, आप उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रहे हो, है ना, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज स्टेनलेस स्टील। इट इज एन अलॉय। अलॉय बनता कैसे है? मेटल, ये दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से, मेटल मेटल का हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्यों? ताकि आप उस ओवरऑल कंपाउंड की, उस ओवरऑल मटेरियल की प्रॉपर्टी को एनहांस कर सके। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि स्टेनलेस स्टील में रस्ट क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस किया है बाय मिक्सिंग सम अदर एलिमेंट्स। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट एल्यूमिनियम। अभी पीछे ही हमने ये चीज़ की थी, है ना, आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सीबीएसई 2015 में भी पूछा गया था एंड यहाँ पर सीबीएसई 2013 में भी सेम ही चीज़ पूछी गई थी। तो हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और सेम ही क्वेश्चन है तो यहाँ पर आके इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। Define the term ductility and malleability. Name an element which exhibits both of these property, giving justification for your answer. Okay, 2024 कंपार्टमेंट में पूछा गया था। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ मेटल की आप उस मेटल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो वायर में, एंड मेलिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल की आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो थिन शीट में, है ना। आप कॉपर के वायर्स देखते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? पहला रीज़न होता है डक्टाइल होता है, और दूसरा रीज़न होता है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। ठीक उसी तरीके से आपने मार्केट में एल्यूमिनियम के शीट देखे थे। क्यों? क्योंकि मेटल मेलिएबल होते हैं, एल्यूमिनियम भी मेटल है, दैट इज़ वाई आपको शीट देख रहे हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि डक्टिलिटी क्या होता है एंड मेलिएबिलिटी क्या होता है। अब एलिमेंट एग्जिबिट दोनों प्रॉपर्टी जो एग्जिबिट करता है, नेम द एलिमेंट विच एग्जिबिट बोथ ऑफ दिस प्रॉपर्टी गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। ओके, ऐसे कौन सा मेटल है जो दोनों ही प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है? तो आप देखेंगे यार, एल्यूमिनियम कर रहा है, कॉपर कर रहा है ना। कॉपर के आप वायर्स भी देखते होंगे, है ना, और कॉपर्स जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज होता है, और कॉपर की शीट्स भी देख लेंगे। एल्यूमिनियम के केस में भी होता है कि एल्यूमिनियम के आप वायर्स देख रहे होंगे, एल्यूमिनियम की आप शीट्स देख रहे होंगे। तो ये मेटल्स हैं जो कि दोनों ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेलिएबल एंड डक्टिलिटी की। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में? लिस्ट 3 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड अलॉइंग। ओके, अलॉइंग और गैल्वेनाइजेशन में अंतर क्या है? गैल्वेनाइजेशन लिख लेते हैं एंड एलॉय, इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहली चीज़, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन में आप एक हाईली रिएक्टिव मेटल की, जिस मेटल को आपको प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर उस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग लगा देते हो। जैसे मैंने आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग लगा दी। अब जिंक जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड बना देगा, तो जो आपका मेटल है, आयरन है, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, है ना। तो यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन में आप क्या करते हो? रिएक्टिव मेटल की कोटिंग लगा देते हो। क्या लगा देते हो? कोटिंग लगा देते हो। एलॉय में क्या करते हो?
कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। किसका? टू और मोर देन टू मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। क्या ये चीज क्लियर है? अब अगर दूसरा पॉइंट मैं बोलूं गैल्वेनाइजेशन में, तो यहां पर जो मेटल होता है आपका, आप उसकी प्रॉपर्टी को अल्टर नहीं करते हो, बट यहां पर एलॉइंग में क्योंकि आप उसे मिक्स कर रहे हो, तो होता क्या है, उस मेटल में कुछ और चीजें मिक्स कर रहे होते हो, तो जो आपका बेस मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी अल्टर हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, जब आपको गैल्वेनाइजेशन करना है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस से कर लेते हैं, बट जब आपको अलॉइंग करनी है तो जो आपका बेस मेटल होता है उसको आप हीट करते हो। जब वो हॉट रहता है तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में जितना प्रोपोर्शन ऐड करना है दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल्स का आप ऐड कर लेते हो, एंड फिर कूलिंग करने के बाद आपको अलॉय मिलता है। तो 3 डिफरेंस आपको क्लियर होंगे। फर्स्ट बताया गया कि गैल्वेनाइजेशन में कोटिंग होती है रिएक्टिव मेटल की। फिर बताया गया अलॉइंग में कि अलॉय बनता कैसे है। सेकंड आपको बताया गया कि यार जो गैल्वेनाइजेशन होता है उसमें बेस मेटल की प्रॉपर्टी को अल्टर नहीं किया जाता, अलॉइंग में कर दिया जाता है। थर्ड आपको बताया गया कि जो गैल्वेनाइजेशन होता है वहां पर आपको अगर करना है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हैं, और अलॉइंग अगर आपको करना है तो बेस मेटल को हीट कीजिए, दूसरे मेटल या नॉन मेटल जो भी कंस्टिट्यूएंट आपको ऐड करने हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में ऐड कर दीजिए, एंड देन कूलिंग करने के बाद यू गेट योर अलॉय। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या गैल्वेनाइजेशन एंड अलॉइंग क्लियर हो चुका है? चलिए, सीबीएसई 2020 में पूछा गया था बाय द वे ये क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं सीबीएसई 2020 एक और क्वेश्चन। कंपेयर इन टेबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग मेटल विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखिए एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो सीबीएसई 2018, 2019, 2020 या सीबीएसई 2020 से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं थियोरेटिकल ज़्यादा हो रहे थे, लॉजिकल नहीं हो रहे थे। बट आप अभी के क्वेश्चन देखोगे ना, लॉजिकल है, असर्शन बेस्ड, असर्शन एंड रीजन है ना, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस है, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2020 के बाद से 2022, 2023, 2024। तो उस तरीके से प्रिपरेशन करो कि अगर कंसेप्ट को घुमा कर भी, ट्विस्ट कर कर भी आपके सामने परोसा जाए ना तो आप पहचान जाओ, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, किन मेटल की कंपेयर करनी है? सोडियम की करनी है, कैल्शियम की करनी है और मैग्नीशियम की करनी है। ठीक है, किस में करनी है भैया? कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। अब अगर आप कोल्ड वाटर में बात करते हो सोडियम की, सोडियम रिएक्ट कर जाता है कोल्ड वाटर से और बहुत ही विग्रस रिएक्शन होता है, इतना विग्रस रिएक्शन होता है कि फायर कैच कर जाता है। क्यों? क्योंकि जब सोडियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जो हाइड्रोजन गैस उस केस में बन रही होती है, जो हाइड्रोजन गैस उस केस में बन रही होती है वो फ्लेमेबल होती है ना यार, तो उसमें फायर कैच हो जाता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। सेम केस पोटेशियम के साथ भी होता है, तो पोटेशियम और सोडियम का तो बहुत विग्रस रिएक्शन होता है। बट मैं कैल्शियम की बात करूंगा, तो कैल्शियम जो होता है उसका रिएक्शन इतना विग्रस नहीं होता कि फायर कैच कर जाए। हालांकि विग्रस होता है ना, बट इतना नहीं होता, इतना इनफ नहीं होता, इतनी हीट इनफ रिलीज नहीं होती कि जो H2 गैस रिलीज हुआ है वो फायर कैच कर ले, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा कम विग्रस होता है, ये चीज़ क्लियर है। मैग्नीशियम तो रिएक्ट ही नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ। कैल्शियम में एक और चीज़ थी कि मेटल जो है वो फ्लोट करता है। अब जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे वो हॉट वाटर के साथ तो रिएक्ट कर ही जाएंगे। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देता है और वो भी फ्लोट करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेम द फॉलोइंग अ मेटल विच इज प्रिजर्व्ड इन कैरोसिन। ओके, कैरोसिन में प्रिजर्व किसको किया जाएगा यार? जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कि आपने एयर में रखा, एयर के साथ क्विकली रिएक्ट किया और फायर कैच हो गया, या पानी के कांटेक्ट में आया, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो एकदम से फायर कैच कर लिया। तो रिएक्टिव मेटल कौन से थे, कितनी बार उनका नाम आ गया? क्या है वो? सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या होगा? सोडियम एंड पोटेशियम। अ लस्टरस कलर्ड नॉन मेटल, क्वेश्चन पूरा पढ़िए, नॉन मेटल पूछा गया है, मेटल नहीं पूछा गया है, नॉन मेटल। तो कौन सा लस्टरस कलर्ड नॉन मेटल है? दैट इज आयोडीन, है ना।
और कार्बन का भी एक एलोट्रोप होता है डायमंड, जो कि क्या होता है, लश्चरस होता है। थर्ड, अ मेटल विच कैन मेल्ट वाइल केप्ट ऑन पाम, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम ऐसे मेटल होते हैं कि भैया उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर जितना होता है उसी के अराउंड होता है, कि आपने अपने पाम में रखा तो उसकी हीट से भी वो मेल्ट हो जाएंगे, दैट इज गैलियम एंड सीजियम। फोर्थ, अ मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जनरली मेटल जो होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट यहां पर पूछा गया है वो कौन सा मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और वो मेटल कौन सा है, लेड। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है? चलिए चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ मेटल X with Fe2O3 is highly exothermic and it is used to join broken railway tracks. Identify metal X, write the balanced chemical equation of its reaction with Fe2O3, state special name given to the reaction. अगर इस वीडियो को ही आपने ध्यान से देखा होगा ना तो ये रिएक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक मेटल एक्स Fe2O3 के साथ रिएक्ट कर रहा था, पीछे ही हमने देखा था वो मेटल रिएक्ट करता है Fe2O3 के साथ, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। मेटल का नाम एल्यूमिनियम था, ऑक्साइड कौन सी बन रही थी, एम्फोटेरिक Al2O3। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है Fe2O3 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Al2O3 बनाएगा, और साथ ही साथ क्या रिलीज कर रहा होगा, Fe मेटल रिलीज कर रहा होगा, है ना। बैलेंस ये रिएक्शन है नहीं, बैलेंस आप कर लीजिएगा। बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपने 2 लगाना है और यहाँ पर 2 लगाना है। आप देखोगे 2 Fe 2 Fe 2 Al 2 Al, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है। एक स्पेशल नेम क्या दिया गया था इस रिएक्शन को, वो दिया गया था थर्माइट रिएक्शन, है ना, थर्माइट रिएक्शन बोला गया था। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए अगर ये चीज़ क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेम अ मेटल स्लैश नॉन मेटल विच मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अभी पीछे ही हमने देखा था कि आयरन में आपने कुछ मेटल या नॉन मेटल मिलाए थे और उसको क्या बनाया था, उसको क्या बनाया गया था, क्या बनाया गया था, उसको बनाया गया था स्ट्रॉन्ग, है ना। तो वहाँ पर आपने आयरन में क्या मिलाया था जो स्टेनलेस स्टील बना, वहाँ पर आपने मिलाया था निकल को, वहाँ पर आपने मिलाया था क्रोमियम को। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ अलॉयड विथ एनी अदर मेटल टू मेक एन एमलगम। भाई अगर मर्क्यूरी का अलॉय होगा किसी भी मेटल के साथ तो उसे क्या कहते हैं, एमलगम कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि वो कौन सा मेटल है जो दूसरे मेटल्स के साथ अलॉय किया जाएगा तो आपको एमलगम मिलेगा, दैट इज मर्क्यूरी। थर्ड, विच इज़ यूज टू गैल्वेनाइज आयरन आर्टिकल्स। भाई आयरन आर्टिकल को गैल्वेनाइज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो हमने तब भी कहा था कि जिंक मेटल की कोटिंग की जाती है। क्यों, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो जिंक जो है पहले रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन से और जो आपका आयरन आर्टिकल है वो बच जाएगा कोरोड होने से। क्या चीज़ क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज आर्टिकल व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग। तो वो रहेगा भैया सिल्वर के आर्टिकल्स होंगे, सिल्वर के आर्टिकल्स होंगे जो कि रिएक्ट करते हैं एयर में प्रेजेंट H2S के साथ और सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं, जिसके कारण सिल्वर के आर्टिकल्स जो है वो टार्निश हो जाते हैं एंड उनके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग जो है वो आ जाती है। क्या ये चीज़ क्लियर है कि सिल्वर के आर्टिकल्स विद टाइम ब्लैक हो जाते हैं सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन के कारण, कॉपर में वो ग्रीन हो जाते हैं, आयरन में रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। क्या ये चीजें क्लियर है? सीबीएसई 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। बात करते हैं सीबीएसई 2016 में पूछा गया अगला क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल व्हाट आर यूज्ड एज कैथोड एंड एनोड। बी, शो द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 फ्रॉम मैग्नीशियम एंड क्लोरीन एटम। भैया यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता क्या है, आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपने बाकी सारे जो प्रोसेस हैं वो तो कर लिए, लास्ट में आता है क्या, रिफाइनिंग का, प्योरिटी के लिए, है ना, प्योर करने के लिए वहाँ पर आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज़ करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड पे आप क्या लेते हो, एनोड पे आप क्या लेते हो, इम्प्योर मेटल, है ना, और उसकी थिक स्ट्रिप लेते हो। और कैथोड पे आप क्या लेते हो, कैथोड पे आप क्या लेते हो, प्योर मेटल लेते हो और उसकी थिन स्ट्रिप लेते हो। जब वेट प्रोसेस जाएगा तो जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड होगा उसकी थिकनेस कम होगी, कैथोड वाले की बढ़ेगी, है ना। चलिए
शो द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 फ्रॉम मैग्नीशियम एंड क्लोरीन एटम। मैग्नीशियम अगर आपको पता है एटॉमिक नंबर 12 रहेगा, है ना, तो उसकी वैलेंसी 2 है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें रहते हैं Mg2। क्लोरीन की अगर आप बात करोगे, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, एक और क्लोरीन एटम 1 2 3 4 5 6 7, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन को देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है। तो यहाँ पर बना क्या, यहाँ पे आपका बनेगा Mg2 प्लस एंड Cl माइनस एंड Cl माइनस। तो हम ये बोलेंगे कि Mg जब Cl के साथ दो Cl के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है MgCl2। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। Carbonate and sulfide ore are usually converted into oxide. Carbonate and sulfide ore are usually converted into oxide during the process of extraction of metal. तो भैया कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में इसीलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि ऑक्साइड से रिड्यूस करना कंपैरेटिवली इजी रहता है अगर हम कार्बोनेट एंड सल्फाइड से करें तो, है ना। ये चीज़ क्लियर है कि कार्बोनेट एंड सल्फाइड से ज़्यादा इजी पड़ेगा ऑक्साइड को रिड्यूस करना, इसीलिए पहले आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, देन फिर आप उस ऑक्साइड को रिड्यूस करते हो, देन आपको मेटल मिलता है और आप उसकी रिफाइनिंग करके आपको प्योर मेटल मिल जाता है। अब क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी नहीं, क्वेश्चन बी या पार्ट बी आप बोल सकते हो। आयोनिक कंपाउंड्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या रीज़न रहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट का? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या ये चीज़ क्लियर है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जनरली आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी हाई होता है। इसके बाद बात करते हैं, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल बट स्टिल यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। तो एल्यूमिनियम बहुत रिएक्टिव होता है, उसके बावजूद यूटेंसिल्स उसी के बनते हैं। क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? देखिए, एल्यूमिनियम रिएक्टिव तो है बट वो लेस करोसिव भी है। क्यों लेस करोसिव है? उसके सरफेस पे लेयर बन जाती है ऑक्साइड की जो प्रिवेंट करती है उसको, है ना। एंड सेकंड रीजन ये हो जाता है कि दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इट इन मेकिंग यूटेंसिल्स। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये पार्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अ कंपाउंड Z इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल X। ओके, एक कंपाउंड Z बना जब एक मेटल X ने एक नॉन मेटल Y को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म इन द कंपाउंड। लिस्ट 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ओके, यहाँ देखिए हुआ क्या कि भैया X ने Y को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और एक कंपाउंड बना Z, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि क्या टाइप ऑफ बॉन्डिंग रहेगी। यहाँ पर क्लियरली ट्रांसफर वर्ड का यूज किया है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए, यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उस केस में जो बॉन्ड बनता है, उस केस में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं और ऐसे कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड्स कहेंगे। इनकी 3 प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे एक्वा सॉल्यूशन में, और सेकंड अगर हम बात करते हैं तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगी इनकी, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ही, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ही, और इनके बीच में क्या है? इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। चीज़ क्लियर हो चुकी है। आयोनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी रहेगी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ब्रिटल इन नेचर है ना। और उसके बाद आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, इनका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? आयोनिक कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड पाए जाएंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012-11 में पूछा गया था, अ मेटल ई स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। अच्छा, किसी भी मेटल को अगर आपने कैरोसिन में स्टोर कर रखा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए आपने उसको कैरोसिन में स्टोर कर रखा है।
वेन अ स्मॉल पीस ऑफ इट, यानी कि उस मेटल ई का स्मॉल पीस आपने एयर में खुला छोड़ दिया तो उसने फायर को कैच कर लिया, यानी कि आग लग गई। इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर वो रिएक्टिव मेटल N है और वो रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? ऑक्साइड, दैट इज Na2O, है ना। इसको आप बैलेंस कर लेंगे एंड ये क्या हो गया? 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O, है ना। अब ये ऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होगा, Na2O जब पानी में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा। अब क्योंकि बेस बन चुका है, इस बेस में अगर आप रेड लिटमस डालोगे तो वो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन फिलहाल किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्या ये चीज क्लियर है? मेटल का नेम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल? द नेम ऑफ द मेटल इज सोडियम, that is Na. Write the chemical equation for the reaction when it is exposed to air and when it is dissolved in water. Okay, है ना, ये तो हमने लिख ही दिया है। Explain the process by which metal is obtained from its molten chloride. भैया इस केस में molten chloride जो है Na प्लस Cl माइनस, है ना। अब भैया इसमें दो रिएक्शन होती है, कैथोड पे और एनोड पे। कैथोड पे क्या हुआ? Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और Na बनाता है। एनोड पे क्या हुआ? Cl माइनस, दो Cl माइनस, है ना, क्या बनाएंगे? Cl2 गैस और दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, ये चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE 2014 में पूछा गया है, ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देख लीजिएगा। A, B and C are the three elements which undergo chemical reaction according to the following equation. एक बार इक्वेशन पे अपनी ध्यान से नजर लगाइए। A2O3 plus 3B gives B2O3 plus 2A। यहाँ पर आप देख रहे हो B ने A को डिस्प्लेस कर दिया है उसके सॉल्यूशन से। अगर B और A में कंपेयर किया जाए, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा? B की। CSO4 plus 2B gives B2SO4 whole thrice plus 3C। यहाँ पर अगर आप देखेंगे B ने C को भी रिप्लेस कर दिया है, यानी कि B जो है वो C से भी ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव, वो आप क्या बोलोगे? एक बाकी है, उसके बाद आप उसका आंसर देने की स्टेट पे आ जाओगे। इसमें CO प्लस A, अब आप देख रहे हो कि C रिप्लेस हुआ है A से, तो जो A है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? A इज मोर रिएक्टिव देन C। तो ये चेन क्या हो जाएगी कि B सबसे ज़्यादा है, फिर A सबसे ज़्यादा है एंड देन फिर C, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव इज B, लीस्ट रिएक्टिव इज C। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? और ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है भाई? डिस्प्लेसमेंट है। एक रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा, तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर चीज़ क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्टेट द प्रॉपर्टी यूटिलाइज इन द फॉलोइंग। ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट क्यों यूज होता है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए? पहला कि ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल होते हुए भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एंड ये रहता है कि ये ना चीप भी आ रहा होता है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग ग्रेफाइट। और ये रिएक्शन में भी टेक पार्ट नहीं करता है ना, इनर्ट इन नेचर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स के कारण हम ग्रेफाइट को एज एन इलेक्ट्रोड चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल वायर आर कोटेड विद, देखिए इलेक्ट्रिकल वायर्स को PVC से कोट करने की ज़रूरत क्या पड़ जाती है? जो भी रबर लाइक मटेरियल होता है उससे कोट क्यों कर देते हैं? तो कोट करने के पीछे का रीज़न इसलिए होता है क्योंकि भैया यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल वायर को देखोगे तो वो तो गुड कंडक्टर है ना, तो आपको करंट ना लग जाए, है ना, आपको शॉक ना लग जाए, इसीलिए इट इज़ वेरी यूजफुल कि वहाँ पर एक इंसुलेशन डाला जाए, एंड हमने वहाँ पर किसका इंसुलेशन डाल रखा है? PVC का इंसुलेशन डाल रखा है। चलिए, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। मेटल अलॉय आर यूज्ड इन मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए इसके पीछे जो फिनोमिना है दैट इज व्हाट? दैट इज सोनोरिटी, है ना। गन मेटल बेसिकली यूज होता है, क्यों यूज होता है? कि भाई वो सोनोरस होता है। एंड आपका जो गिटार में स्ट्रिंग्स होती है वो भी वायर्स की बनी होती है, मेटल्स की। क्यों? क्योंकि भाई इजीली आप उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। CBSE 2020 में पूछा गया था, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक्स द मोस्ट सुटेबल मेटल्स फॉर ऑर्नामेंट। ओके, गोल्ड की ऐसी क्या दो प्रॉपर्टीज बताऊं यार? अगर मैं देखता हूँ ना रेट ज़्यादा है यार, और इंडिया में ना जिसका रेट ज़्यादा होता है लोगों को वही खरीदना होता है, क्या ये पॉइंट हो सकता है? नहीं।
पॉइंट क्या हो सकता है कि यार मेटल जो है, आप अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की, तो गोल्ड जो होता है मेल्लीबल होता है, इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि इसलिए वो यूज़ होता है ऑर्नामेंट्स और उसके लिए। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है मेटल के लिए, है ना, पहली चीज़ तो हमने बोल दी कि यार पहली चीज़ तो हमने बोल दी कि मेटल क्यों सूटेबल होता है ऑर्नामेंट बनाने के लिए, कि भाई मेटल जो है ना इजली कन्वर्ट हो जाता है ना, डक्टाइल है। दूसरा ये होता है कि लुक वाइज भी अच्छा है, एंड डक्टाइल होगा तो आप उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। दैट इज वाई यू हैव सीन कि भैया आपका गोल्ड बनाने में क्या यूज़ होता है, गोल्ड बनाने में इन भाई का ही यूज़ होगा, है ना। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए चलिए, सेकेंड क्वेश्चन, नेम टू मेटल विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज एल्यूमिनियम एंड कॉपर, है ना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एल्यूमिनियम एंड कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ नेक्स्ट, नेम टू मेटल्स विच मेल्ट व्हेन यू कैप देम ऑन योर पाम। थोड़ी देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया है, कौन से हैं वो दो मेटल, वो दो मेटल्स का नाम क्या है, उन दो मेटल्स का नाम है गीलियम एंड सीजियम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CaO विद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर्स ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर 20 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। भैया एक चीज़ देखो, कैल्शियम है तो कैल्शियम 20 है, यानी कि 282 होता है, यानी कि आखिरी में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की अगर आप बात करोगे तो वैलेंस शेल में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये चीज़ ये सीन होगा वहाँ पर। होगा क्या कि कैल्शियम अपने एक्सेस के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, यहाँ से ऑक्सीजन को दे दिया गया, तो ये क्या हो गया, CaO। ओके, यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने हैं, एक्स का लिखना है और वाई का लिखना है, शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, ओके, राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, ओके। उसके बाद क्या लिखा है, सिंस व्हाट वुड हैपन इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द करंट इज। चलिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 एलिमेंट है एक्स एंड वाई, एटॉमिक नंबर दे रखा है, ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, एक्स एंड वाई एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। चलिए, एक है एक्स, एटॉमिक नंबर है 12, और एक है वाई, एटॉमिक नंबर है इसका क्या, 17। चलिए, तो भैया यहाँ पे देने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और लेने वाले कितने हैं, 1, तो y के कितने लगेंगे, 2, ताकि उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो कंपाउंड क्या बनेगा, XY2, है ना, XY2 बनेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है, नेम द आयन। अब भैया अगर आप इसका करेंगे तो आपको आयन्स मिलेंगे, है ना। जो आपका नेगेटिव आयन होता है वो एनोड की तरफ जाता है, और जो पॉजिटिव आयन होता है वो कैथोड की तरफ जाता है, ठीक है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया, है ना, किसे पास, इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया सॉल्यूशन से, तो क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा, है ना। देन वो जो पॉजिटिव है नेगेटिव आयंस है वो डिपेंड करता है कैथोड में जा रही है कि एनोड में जा रही है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, राइट द नेम ऑफ 2 मेटल्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव, विच वन ऑफ द टू इज मोर रिएक्टिव, हाउ कैन दिस फैक्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड experimentally in a school laboratory? Some metals of moderate reactive are also found in earth crust in the form of their carbonates. Name the process involved in the extraction of metal from them, giving chemical equation for the reaction that occurs. काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है यार, CBSE 2024 कंपार्टमेंट में पूछा गया था। तो सबसे पहले आंसर देते हैं, 2 मेटल जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव रहेंगे, तो वहाँ पर मैं नाम देना चाहूँगा जिंक एंड आयरन का, जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि मैं कैसे लैब में प्रूव करूँ कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कि आयरन। तो भैया मैं क्या ले लूँगा, जिंक सल्फेट, है ना, और उस जिंक सल्फेट में मैं क्या रखूँगा, आयरन की स्ट्रिप रखूँगा, और फिर मैं एक ले लूँगा फेरस सल्फेट,
और उस फेरस सल्फेट में मैं जिंक की स्ट्रिप रख दूंगा। तो मैं पहले वाले बीकर में देखूंगा कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, और दूसरे वाले बीकर पे जब मेरी नज़र जाती है तो यहाँ पर रिएक्शन होता है, और क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट। सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है ना, और Fe आपको डिपॉजिट मिलता है जिंक स्ट्रिप पे। यहाँ पे ग्रीन से कलरलेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया। ये क्या प्रूफ करता है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या ये चीज़ क्लियर हो चुकी है? चलिए, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने कार्बोनेट के फॉर्म में आ जाते हैं, एंड देन उन्हें वहां से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कार्बोनेट से उन्हें कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में, देन ऑक्साइड का रिडक्शन होता है। कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस में आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में उस कार्बोनेट को हीट कर रहे होते हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पर कोई एक हो कि कोई भी हो, जिंक कार्बोनेट हो, है ना, जिंक कार्बोनेट हो, या मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हो। लेट्स से कि वो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया, आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिला, बाद में इसका प्रोडक्शन करा दोगे तो आपको प्योर मेटल मिल जाता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? जिंक कार्बोनेट भी हो सकता है कि आपने जिंक कार्बोनेट को हीट किया, क्या मिला, जिंक ऑक्साइड और CO2, है ना, दैट इज नोन एज कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है, जहाँ पे सल्फाइड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है। कैल्सिनेशन में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The metal produced by various reduction process are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain pure metal. The most widely used method for refining impure method is electrolytic refining. What is the cathode and anode made for the refining in the process of copper by this process? हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि एनोड पे अगर मैं कॉपर के लिए कर रहा हूँ तो एनोड पे मैं थिक रॉड लूँगा, किसकी, इम्प्योर कॉपर मेटल की, इम्प्योर कॉपर की, है ना, ये चीज़ क्लियर है। कैथोड पे मैं क्या ले रहा हूँगा, कैथोड पे मैं थिन स्ट्रिप ले रहा हूँगा, थिन बोल सकते हैं, किसकी, प्योर कॉपर रॉड की, है ना, ये चीज़ तो क्लियर है। ये आंसर तो मैंने दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सॉल्यूशन यूज्ड इन द अबव प्रोसेस एंड राइट इट्स फॉर्मूला। कॉपर के लिए आप कर रहे हैं तो हमने ये बोला है कि जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जिस मेटल के लिए आप कर रहे हो उसी का इलेक्ट्रोलाइट लोगे, है ना, उसी का मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पर मैं मेटल क्या ले रहा हूँ, किसकी प्योरिटी कर रहे हैं, कॉपर की। तो भैया यहाँ पर आप सॉल्ट सॉल्यूशन भी किसका लेंगे, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉपर सल्फेट। क्या ये बात क्लियर है? चलिए अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाउ कॉपर गेट रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आप समझिए कि यहाँ पर एक बीकर है, ये एक बीकर है, इस बीकर में यहाँ पे ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। इसको थोड़ा सा हम थिक बना देते हैं, ये मैंने थिक बना दिया, है ना। इसको आपने कन्वर्ट किया एक्सटर्नल सर्किट से, ठीक है, इसको आपने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से कॉपर जो है कॉपर आयन्स में डिसोशिएट होंगे और ये कॉपर आयन कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो एनोड पे आपको क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी कि जो कॉपर है वो क्या बना रहे हैं, CO2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से पास करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट से पास करके कैथोड में जाएंगे। वहाँ पे ये जो सॉल्यूशन में CO2+ आयन घूम रहे हैं उनमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा और प्योर कॉपर जो है वो कैथोड में क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। दैट इज हाउ ये जो पूरा रिफाइनिंग का प्रोसेस है ये कैरी फॉरवर्ड होता है। आई गेस पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Almost all metal combine with oxygen to form metal oxide. Metal oxide are generally basic in nature, but some metal shows both basic as well as acidic behavior. Different metals show different reactivity towards oxygen. Some react vigorously, some do not react at all. What will happen when copper is heated in air? Give the equation in the reaction involved. Part B.
Why are some metal oxide categorized as amphoteric? Give an example. Okay. Part C, complete the following equation. Okay. स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ऑलमोस्ट सारे मेटल जो होते हैं मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, बट कुछ मेटल होते हैं जो बेसिक करते हैं और कुछ क्या करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करते हैं. ओके, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली सीबीक्यू क्वेश्चन दिया गया है. तो पहला मेरे से पूछा गया है कि क्या होगा जब आप कॉपर को हीट करोगे. कॉपर को मैंने हीट किया है ना, कॉपर को मैं हीट करता हूँ तो मुझे कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है, CuO मिल जाता है. ये चीज़ क्लियर है. सेकेंड, यहाँ पे आप बैलेंस कर लेंगे. बैलेंस करने के लिए ये 2 और ये 2 लगाओगे तो बैलेंस्ड हो जाएगा. वाई आर सम मेटल ऑक्साइड्स कैटेगराइज्ड एज एम्फोटेरिक. ओके, कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं वो एम्फोटेरिक की कैटेगरी में क्यों की जाती है. भैया अगर कोई एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर दोनों ही शो कर रहा है तो उस केस में हम कहते हैं कि भैया ये ना एम्फोटेरिक है, क्योंकि वो एसिडिक का भी कर रहा है बिहेवियर और बेसिक का भी बिहेवियर शो कर रहा है. सो उस केस में हम ये कहते हैं कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है. और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी हो गई, Al2O3. जिंक की ऑक्साइड भी जो होती है वो भी एम्फोटेरिक होती है, बट यहाँ पर हम Al2O3 का लेंगे. Al2O3 एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मान लीजिए HCl के साथ रिएक्ट करेगा एज अ बेस बन के, है ना. यहाँ पे AlCl3 बन रहा होगा और आपको क्या मिल रहा होगा H2O, क्योंकि एसिड बेस के रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. सॉल्ट AlCl3 हो गया और वाटर मिल गया आपको. अब यही Al2O3 अगर NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो NaOH बेस हो गया, Al2O3 एज अ एसिड रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaLO2 बनाएगा और साथ ही साथ H2O बनाएगा. क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है. चलिए अब यहाँ पर इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है. सोडियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ क्या बन रहा होगा, NaOH, है ना. 2 लिख दीजिए, बैलेंस भी हो जाएगा. चलिए Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा. अभी पीछे यहीं पे ही लिखा है कि Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaAlO2 और H2O बनाएगा. क्लियर हो चुका है. देखिए यहाँ से ये चीज़ देखिए, ये CBSE 2024-2023 के क्वेश्चन है और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके मेटल से, नॉन मेटल से. तो हाई चांसेस है कि इस बार भी वहीं से आए, है ना. तो ऐसे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स कहीं भी डिडक्ट नहीं होंगे. चलिए नेक्स्ट, ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड. ओके, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. ओके, सल्फर को अगर आप ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होगा, दैट इज SO2, है ना. बैलेंस करना है, बैलेंस्ड हो रखा है ऑलरेडी. चलिए नेम द गैस फॉर्म. नेम क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना. इसको यहाँ ले आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड. चलिए ये हो गया आपका सेकेंड. थर्ड, स्टेट द नेचर ऑफ द गैस. देखिए ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड होगा और नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, मेटलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना. तो इसका नेचर कैसा हो गया, यहाँ पर इसका नेचर एसिडिक हो गया. व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन अ ड्राई लिटमस पेपर. बच्चे ना ऊपर एसिडिक देख के क्या बोल देंगे कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो उसको रेड कन्वर्ट कर देगा, गैस है ना. यहाँ पे तो कोई मॉइस्चर है नहीं. उसके बाद लिटमस पेपर देखोगे ड्राई है. अब हमने ये देखा था कि एसिड अपनी कैरेक्टरिस्टिक कब शो करेगा, जब भाई वहां पर मॉइस्चर मिलेगा, क्योंकि वहीं पे तो वो आयंस में डिसोशिएट होगा और H+ आयन के कारण ही वो कलर दे रहा होगा. कि हमने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ें देखी थी. अगर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है तो यार थम्स अप दे दीजिए. CBSE 2023 का क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है. तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं, है ना, समथिंग अराउंड 20-25 क्वेश्चंस जो हैं उससे ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर लिए होंगे, है ना. तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज जो है आपको पसंद आ रही होगी और आपको कोई भी मदद चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड अगर ये सीरीज पसंद आ रही है ना यार, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा. वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा 30 लाइक्स का. उम्मीद करता हूँ ये लाइक टारगेट पूरा होगा, है ना. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगा योदा सीरीज का ही, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो बने रहिएगा, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. टाटा, बाय बाय.